हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्लेटफॉर्म का जो बीपीएससी टी 3.0 के लिए वॉल्यूम 2 निकाला गया था, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं और आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से की गई। तो यह किस कारण से किया गया, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एक मुस्लिम बहुल प्रांत की स्थापना और राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। मगर यह विभाजन जो हुआ था यह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से हो गया था। 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इसी दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। और इसी के संदर्भ में एस.एन. बनर्जी ने कहा कि बंगाल विभाजन जो हुआ यह हमारे ऊपर वज्रपात की तरह गिरा है। यह विभाजन हमारे ऊपर वज्रपात की तरह गिरा है। किसने कहा, तो एस.एन. बनर्जी ने कहा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया, यानी कांग्रेस की अध्यक्ष जो महिलाओं ने भी बनी थी, बताइए इनमें से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही। तो इसका राइट आंसर जो है सुचेता कृपलानी और विजयालक्ष्मी पंडित जो है यह कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कभी नहीं बनी। सरोजनी नायडू बनी और नलिनी सेनगुप्ता भी बनी। सरोजनी नायडू कब बनी थी, 1925 ईस्वी में। और नलिनी सेनगुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो यह बनी थी 1933 ईस्वी में। और उससे पहले जो है कांग्रेस की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट भी बनी थी 1917 ईस्वी में। 3 बार महिला अध्यक्ष बनी थी। इसका आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि सभी में 8-8 वर्ष का अंतर है, 8-8 साल का अंतर है। तो कौन सब बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी, सरोजनी नायडू बनी थी और नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। मगर कौन नहीं बनी थी, तो विजयालक्ष्मी पंडित और सुचेता कृपलानी, ये दोनों नहीं बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी 2 और 4 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जो है भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और विजयालक्ष्मी पंडित जो थी यह यूएनओ महासभा की अध्यक्षता करने वाला पहली महिला है। विजयालक्ष्मी पंडित भारत की राजदूत बनने वाली भी प्रथम महिला ही थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 को 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट या पूना समझौता जो हुआ था यह 1932 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलाई। तो यह किसने प्रारंभ किया था या संघर्ष किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था। एक्ट या अधिनियम एक ही होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी, तो यह 1935 के एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम जो 1935 का था वह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यानी इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था वह प्रांतीय स्वायत्तता देना था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था प्रांतीय स्वायत्तता देना। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत के
तृतीय युद्ध में मराठों के पराजय के बाबत, बाबत का अर्थ यहाँ पे आप कारण भी समझ सकते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। पराजय के कारण निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर जो है सदाशिव राव की कूटनीतिक गलतियाँ ये थी, तो ये भी था। इसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापति भी था, और मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना, यानी सेनाओं कुशल नहीं था। तो इस ये तीनों सही है, मगर मराठा सेना का एक सेनानायक इब्राहिम खां गर्दी की गद्दारी ये नहीं था। तो इसका राइट आंसर जो है ABC यानी 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ। और तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो थे पेशवा वह बालाजी बाजीराव थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था वह किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या नाम था बचपन का, तो बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था का विलय 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन का। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किए थे वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन से पहले इसका नाम क्या था, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी या किसके स्थान पर हुई थी, तो इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दिया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो BN डॉको। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, BN डॉको। और SN मुखर्जी जो है, SN मुखर्जी, इसको संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था SN बनर्जी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है। और रूस के संविधान से मूल अधिकार जो लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है यह निवारक नज़रबंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निवारक नज़रबंदी का अर्थ होता है निवारक निरोध। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। समान काम करता है लेकिन असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 39 का डी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 39 का क में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया गया है। अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 के अनुसार जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का चर्चा है। और अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 47 में क्या है? शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रह पर 300 वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखे गए हैं? तो यह किस ग्रह पर देखे गए हैं? तो बृहस्पति ग्रह पर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बृहस्पति जो होता है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है, और शुक्र जो है इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। साथ ही साथ यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के रखरखाव में जातीय समृद्धि के महत्व को सुझाव देने के लिए पॉल एरलिच द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवेट पोपर परिकल्पना। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि स्तंभों का मिलान करना है। स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है इस साइड, और संबंधित राज्य जो है वह किस राज्य में है? तो झूम कृषि जो है यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। झूम कृषि कहाँ की कृषि को कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी जैसे क्षेत्र का अर्थ हो गया असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में। इस यहाँ की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इसके बाद दहिया जो है, यह दहिया कहाँ की कृषि है? तो मध्य प्रदेश की। और पेंडा कहाँ की है? तो यह आंध्र प्रदेश की है। और कुमारी कहाँ की है? पश्चिमी घाट की है। और इसी प्रकार विदेश में जो होता है, जैसे इंडोनेशिया की कृषि को जो है लदांग कहा जाता है, और वियतनाम की कृषि को क्या कहा जाता है? तो रे कहा जाता है। यह बीपीएससी ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी टीचर में जो हुआ था, तीन बार जो एग्जाम हुआ है उसमें किसी न किसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। वियतनाम की कृषि को क्या कहा जाता है? तो रे के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्कन के पठार के संबंध में, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सतपुरा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है? नहीं, दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम से कौन कौन से राज्य शामिल है? चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। चंबल परियोजना या चंबल प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1953-54 ईस्वी में हुई थी। 1953-54 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 1951 के अनुसार पूछ रहा है, लेकिन बार बार कौन पूछा जा रहा है? अभी 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है। तो 1951 के अनुसार जो है वह 117 व्यक्ति पर किलोमीटर में निवास करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 के अनुसार जो है वह 300 कितना है? 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलाम ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मिलाम ग्लेशियर। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वह सियाचिन ग्लेशियर है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर जो है यह गंडक नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गंडक नदी पर। गंडक परियोजना के अंतर्गत दो नहरों का निर्माण किया गया है, पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर। पूर्वी त्रिवेणी नहर को जो है तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है, वही पश्चिमी त्रिवेणी नहर को सारण नहर के नाम से जाना जाता है। और बिहार में जो आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली का प्रारंभ हुआ था वह 1874 ईस्वी में सोन नहर में हुआ था। बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली का प्रारंभ 1874 ईस्वी में सोन नहर से हुआ है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। 1934 में जो कांग्रेस सचिव पार्टी बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, इनके सचिव कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जो थे यह इनके सचिव थे। वही अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। ये क्या था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1934 ईस्वी में। वही एक और है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो किए थे, किसने किए थे, तो स्थापना रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेश शुक्ल और अब्दुल बारी, ये सब मिलकर किए थे। और कितना ईस्वी में किए थे, तो 1931 ईस्वी में किए थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, यानी उपभोग का अर्थ हुआ खर्च है, तो यह कितना है, तो न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपभोग जो है वह न्यूनतम है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तबकात नासिरी से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और बख्तियार खिलजी जो है, यह बख्तियार खिलजी इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और लोकमान के नाम से किससे जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के साथ पड़ोसी देश के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग से सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किसके साथ किया है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, नेपाल के साथ किया है। और वर्तमान में जो है CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वही CGA कौन है, महालेखा महापरीक्षक वह कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SS दुबे हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंझीजम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विंझीजम बंदरगाह। यह कहाँ पे पड़ता है, तो यह केरल में पड़ता है, केरल में पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय डेयरी अमूल को किस देश की क्रिकेट टीमों के द्वारा T20 क्रिकेट विश्व कप के लीड आर्म प्रायोजक नामित किया गया है। यह किस किस देश के द्वारा किया गया है, तो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। तो इसमें दोनों से है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और आगामी T20 वर्ल्ड कप जो है वह कब से कब तक होगा, एक जून से 29 जून तक होने वाला है। 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका के साथ खेला जाना है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुब्रमण्यम धारेश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे, तो यह यक्षगान लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है।
अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में किस बैंक ने डिजिटलीकरण के माध्यम से ऋण देने में क्रांति लाने के लिए आरबीआई के साथ सहयोग किया है? आरबीआई के साथ सहयोग किया है, तो यह किसने किया है? नाबार्ड बैंक ने किया है। किसने किया है? नाबार्ड बैंक ने किया है। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड बैंक कहा जाता है। तो इसी के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेयजल यानी सुरक्षित पेयजल, पीने वाला पानी जो होता है उसे सुरक्षित माना जाता है यदि उसका जैविक ऑक्सीजन मांग, जिसे बीओडी के नाम से जाना जाता है, इसका शॉर्ट नाम होता है जैविक ऑक्सीजन मांग का बीओडी, कितना होता है? तो यह कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कितना होता है? तो 0 होता है। और बीओडी का फुल फॉर्म जो होता है वह बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता निम्न में से कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय विकास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसे पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पारिस्थितिकीय पदछाप का इंग्लिश नाम जो होता है वह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। इसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है? तो पेट्रोलियम गैस बनता है, पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है? खाद्य जल में जो होता है ऊर्जा का प्रवाह वह हमेशा एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, एक दिशीय। इसके अंतर्गत जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह पादप होता है, प्राथमिक उत्पादक जो होता है वह पादप होता है, वही प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह शाकाहारी होता है, द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वह मांसाहारी होता है, तृतीय उपभोक्ता जो होता है वह सर्वाहारी होता है, और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह प्रथम पोषण स्तर पर होता है। प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वह प्रथम पोषण स्तर पर होता है। प्राथमिक उत्पादक प्रथम पोषण स्तर पर होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह द्वितीय पोषण स्तर पर होता है, और द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वह तृतीय पोषण स्तर पर होता है, और तृतीयक उपभोक्ता जो होता है वह चतुर्थ पोषण स्तर पर होता है। ये आपको समझ में आया हो न आया हो, मगर सेट में आपको फिक्स है कि मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, और इस टाइप के प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, इसीलिए इतना हम बताए। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? पर्यावरणीय प्रदूषण इनमें से कौन उत्पन्न नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो होता है, शुरू में सौर ऊर्जा का कारण क्या है, यानी इतना ऊर्जा कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा भारत में 5% उत्पादन किया जाता है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन भारत में सिर्फ 5% किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? किस माह में होता है? तो सितंबर अक्टूबर माह में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और अंटार्कटिका में जो है ओजोन परत में छिद्र का पता सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक ने लगाया था। कौन कौन? तो फॉरमैन, गार्डनर और शेंकलेन ने फॉरमैन, गार्डनर और शेंकलेन के द्वारा लगाया गया था। ओजोन परत की जो सांद्रता होती है उसे किस में मापते हैं? तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। और वही जो है अंटार्कटिका में न पूछ के उत्तरी गोलार्ध में पूछे, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में सर्वाधिक कमी जो होती है वह किस महीने में होती है? तो मार्च अप्रैल के महीने में होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक बर्तन जिसमें 2 समतल दर्पण
जिसमें दो समतल दर्पण समकोण पर लगाए गए हैं। किस पर लगाए गए हैं? यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का, यानी समकोण पर लगाए गए हैं। पानी से भर दिया गया है। आपतित किरण में कुल विचलन जो होगा, आपतित किरण में कुल विचलन वह कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो यह किसके कारण उत्पन्न होते हैं? हवा के दबाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हवा और दबाव के कारण। संपीड़न के कारण जो होता है, संपीड़न के स्थान पर दाब अधिक और घनत्व भी अधिक ही होता है। संपीड़न के स्थान पर दाब एवं घनत्व दोनों अधिक होता है, और विरलन के स्थान पर जो है, विरलीकरण या विरलन के स्थान पर दाब और घनत्व दोनों ही कम होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है? निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ध्वनि तरंग और पी तरंग जो है, यह यांत्रिक तरंगे है। ध्वनि तरंग और पी तरंग यांत्रिक तरंगे है, और यह इसे जो है ध्वनि तरंग जो है, इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है। और रेडियो तरंग जो होता है, रेडियो तरंग वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। रेडियो तरंग होता है। इसके बाद एक्स तरंग भी जो होता है वह भी विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैस रूपों का सह अस्तित्व होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह तापमान जहाँ जल की तीनों अवस्था जैसे बर्फ, जल और वाष्प पाए जाते हैं, वह क्या कहलाता है? जल का त्रिक बिंदु कहलाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसे क्या कहा जाए? H3O9, जिसे सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिकणु कहा जाता है, में एस सिंगल बंध की संख्या जो है वह कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी होती है? 0 होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था? सर्वप्रथम किसने रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एफ जूलियो क्यूरी और आयरन क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता, जिसे रेडियो एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। और रेडियो, ये क्या है? धर्मिता या रेडियो एक्टिविता। और रेडियो सक्रियता जो है, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? पी क्यूरी, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकरल ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक प्रमुख लक्षण है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। वही जंतु कोशिका की जो झिल्ली बनी होती है वह फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केसर किससे प्राप्त होता है? केसर जो होता है यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। वर्तिका और स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही हींग जो होता है, हींग वह पौधे के जड़ से प्राप्त किया जाता है। लौंग जो होता है वह फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। और सिनकोना की छाल से क्विनेन प्राप्त किया जाता है। क्विनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। गरम मसाला जो होता है वह भी छाल से ही प्राप्त किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था, असहयोग आंदोलन यह कब हुआ था? असहयोग आंदोलन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट यह कब हुआ था? 24 सितंबर
1932 ईस्वी को 1932 ईस्वी को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। यानी असहयोग आंदोलन 1920 में, पूना पैक्ट 1932 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो पूछ रहा है सर्वप्रथम कौन घटित हुई, तो 1919 ईस्वी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 ईस्वी में आया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मिलित है। तो यह किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म समाज के प्रधानाचार्य कौन थे। ब्रह्म समाज के यानी प्रधानाचार्य यानी संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था और कब किया था, तो 1828 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गांधी जी जब असहयोग आंदोलन हुआ था, यानी गांधी जी जो है 1920 ईस्वी में केसर ए हिंद की उपाधि लौटाया था और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। यह क्वेश्चन सेट में पूछा गया है कि 1920 ईस्वी में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाया था, तो किसने लौटाया था, गांधी जी ने लौटाया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यहीं से मूल अधिकार भी लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। इसके बाद जो है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी यहीं से लिया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, ये कथन गलत है। अनुच्छेद 17 में जो है, अनुच्छेद 17 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाता है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहा जाता है। उस रिट को क्या कहा जाता है, तो उसे मैंडेमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे मैंडेमस कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 के तहत
रीट जारी किया जाता है। कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है? तो 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। रीट जो है यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही जारी किया जा सकता है। 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उसके बाद परमादेश है, उसके बाद उत्प्रेषण है, उसके बाद अधिकार परीक्षा है, उसके बाद प्रतिषेध है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभाओं के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है, नहीं, विधान परिषद कितना है? तो 75 है। वही विधान परिषद जो है, विधान परिषद यह कितना है? तो 75 है। विधानसभा सीट कितना है? तो 243 है। और लोकसभा सीट बिहार में कितना है? तो लोकसभा सीट जो है वह 40 है और वही राज्यसभा सीट जो है बिहार में वह 16 है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विधान परिषद 75 और लोकसभा सीट की संख्या 40 है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष जो है समान संरक्षण जापान से लिया गया है? नहीं, यह जापान से नहीं लिया गया है। विधि का समान संरक्षण यह कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जापान से लिया गया है। यहाँ पे ब्रिटेन दिया गया है, तो ये भी गलत है। इसके बाद है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। ये सही है। इसके बाद है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी सही है। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भी लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 3 और 4 सिर्फ दोनों सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो कुल वर्षा का 75% से अधिक वर्षा जो होता है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, फूलों की घाटी भी है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? ग्रेनाइट चट्टान जो होती है वह किस प्रकार की चट्टान होती है? तो आग्नेय चट्टान होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है 1923 सही हो जाएगा। भारत में 1923 ईस्वी में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। पहला रेडियो प्रसारण जो हुआ था यह कहाँ से हुआ था? तो बॉम्बे और कोलकाता के रेडियो क्लब से निजी रूप से किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली शाख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। केवल 2 से है। नैतिक दबाव ही सही है। शाख नियंत्रण की गुणात्मक माप क्या है? तो नैतिक दबाव है। और शाख नियंत्रण के गुणात्मक माप के विधियों के अंतर्गत जो आता है वह प्रत्यक्ष कार्रवाई आता है, नैतिक दबाव आता है, प्रचार उपभोक्ता की शाख का विनियमन आदि आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है? कागजी मुद्रा का उदाहरण जो है या 200 रुपये का बैंक चेक, यहाँ क्या लिखा गया है? बैंक चेक। ये कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। भारत में कागजी मुद्रा का उदाहरण जो है 10 रुपया का नोट है, 20 रुपया का है, 50 रुपया का है, 100 रुपया का है,
₹200 का है, ₹500 का है और ₹2000 का। ये सभी नोट जो है भारत में कागजी मुद्रा का उदाहरण है। ₹10 के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ₹20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। ₹50 के नोट पर हम्पी का रथ से बना रथ है, हम्पी का पत्थर से बना रथ है। ₹100 के नोट पर रानी की वाव है और ₹200 के नोट पर सांची स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है सांची स्तूप। ₹500 के नोट पर जो है लाल किला है और 2000 के नोट पर जो है मंगलयान छपा हुआ है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का सबसे अच्छा संकेतक है? सबसे अच्छा संकेतक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। किसके जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे कितना प्रतिशत जनजातियाँ निवास करती है? तो 94.5% जनजाति जो है मिजोरम में निवास करती है। कौन सी जनजाति? अनुसूचित जनजाति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। वर्तमान में जो है नीदरलैंड में भारत की महिला राजदूत जो है वह श्रीमती रीनत संधू है। रीनत संधू है। नीदरलैंड में भारत की महिला राजदूत है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा आटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, किस देश में है? शुष्क रेगिस्तान जो है यह आटाकामा रेगिस्तान जो है यह चिली देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो यह DRDO के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का प्रयोग किया जाता है और केवलर जो होता है वह एक सिंथेटिक फाइबर और गर्मी प्रतिरोधी होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित है? सौरभ घोषाल जो है वह स्क्वैश खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत देश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुवैत देश का जो प्रधानमंत्री है वह बताइएगा आप कौन है? इसका नाम जो है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा है। कुवैत देश का प्रधानमंत्री जो बना है वह शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा है, यानी एक ही नाम है ये पूरा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। वहीं 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बस्तियाँ। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह जो है चिपको आंदोलन का नारा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो हुआ था यह उत्तराखंड के चमोली जिले में 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था और चिपको आंदोलन यहाँ से पहले राजस्थान के खेजरली में भी हुआ था। वह आप बताइएगा कब हुआ था? चिपको आंदोलन 2 बार हुआ, एक तो उत्तराखंड जिले में हुआ और उससे पहले एक बार जो हुआ राजस्थान के खेजरली में हुआ। एपिको आंदोलन जो है, एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मेघा पाटेकर थे और चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरित ग्रीन
हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो यह है W.M. एडम्स। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हरित विकास। वही हरित क्रांति के जनक जो हैं, हरित क्रांति के जनक ऐसे भारत में M.S. स्वामीनाथन को जाना जाता है हरित क्रांति के जनक के रूप में। वही विश्व में पूछे हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में प्रथम बार जो हरित क्रांति हुई थी वह 1966-67 में हुई थी। और हरित प्राधिकरण, ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है कि हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 ईस्वी में हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में जैविक घड़ी, पौधे में जैविक घड़ी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पौधे में जैविक घड़ी का नियंत्रण क्रिप्टोक्रोम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा क्रिप्टोक्रोम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल का मान कितना होगा? बल का मान जो होगा वह जो होगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 0 हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है? एक साधारण आवर्धक ग्लास में जो होता है वह क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश को किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मुख्य फोकस की ओर मुड़ती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है वह दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फेइंग विलयन है? फेइंग विलयन है तो यह है एमोनियकल कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उन तत्वों का समूह कौन सी है जिसमें केवल धातुएं ही है यानी मेटल है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, BeClSrNa। बी जो होता है बेरिलियम को कहा जाता है, Ca कैल्शियम को कहा जाता है। Ca किसे कहा जाता है? तो कैल्शियम को कहा जाता है। और Sr जो है, Sr यह स्ट्रांशियम का संकेत होता है और Na जो होता है यह सोडियम का संकेत होता है। और धातु जो होता है, धातु आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित होता है। धातु आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम डोडेक्सिल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडेक्सल बेंजीन सल्फोनेट निम्न की भांति प्रयुक्त करते हैं तो यह किसकी भांति प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अपमार्जक की भांति कार्य करता है। अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक वह क्या होता है? अपमार्जक कैल्शियम और अपमार्जक अणु जो होता है यह कैल्शियम और लवण जल में विलय होता है। अपमार्जक जो होता है वह कैल्शियम और लवण जल में विलय होता है। वहीं साबुन जो होता है वह उच्च वसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों के वे क्षेत्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? द्रव जल का रिसाव होता है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हाइडाथोड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाइडाथोड कहा जाता है। हाइडाथोड को जल रंध्र भी कहा जाता है। हाइडाथोड को जल रंध्र भी कहा जाता है। और रंध्रों के द्वारा जो होता है वह गैसों का विनिमय होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह रिसेप्टर जो दर्द के प्रति संवेदी होते हैं क्या कहलाते हैं? उसे एल्गेसी रिसेप्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें झुर्रीदार बीज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मेंडल जो है, मेंडल यह जो प्रयोग किया था आनुवंशिकी का तो यह किस पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर ही किया था। ऑप्शन नंबर इसमें तो
अलग से आए तो मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।